हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड वाले चैप्टर का हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 6 पैराग्राफ तक कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम बाकी जो पूरा कंप्लीट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो इसके पहले वाले में हमने देखा था कि कुछ अजम्पशन हमने किए थे, उन पे जो राइटर है उन्होंने सारे को पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा था। अब हम नेक्स्ट जो लास्ट वाला है उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 7 यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। Has civilization taught us to be more friendly towards one another? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या सिविलाइजेशन, क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे से ज्यादा फ्रेंडली होना सिखाया है? द आंसर इज इजी। जो आंसर है वो आसान है, तो इसका आंसर हाँ होगा, ठीक है। रॉबिन्स, यहाँ पे रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज। रॉबिन्स जो है एक बर्ड है, बर्ड की स्पीसीज है। तो यहाँ पे जो रॉबिन्स है वो एक इंग्लिश स्पीसीज है, मतलब इंग्लैंड की स्पीसीज है, ना कि अमेरिका की। पेक एन अडर्ली रॉबिन टू डेथ। वो क्या करते हैं, रॉबिन्स अपने बूढ़े हो चुके रॉबिन्स को क्या करते हैं, पैक करते हैं, मतलब अपनी चोंच से मार मार के उनको मार डालते हैं। मतलब तब तक मारते हैं जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती है, ठीक है। बूढ़े जो रॉबिन्स होते हैं उनको। वेयर इज मैन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज। और वैसे ही जो आदमी होते हैं, गिव एन अडरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन। लेकिन जो इंसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बूढ़े हो चुके जो लोग होते हैं, अपने माँ बाप या फिर जो उनकी फैमिली में जो बूढ़ा हो जाता है उसको क्या करते हैं, ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ठीक है। मतलब उसका ख्याल रखते हैं। जबकि रॉबिन्स में क्या होते हैं कि वो बूढ़ा हो चुके रॉबिन्स को क्या करते हैं, मार डालते हैं। Within the herd we are more friendly to each other. हम अपने हर्ड में, हर्ड का मतलब होता है झुंड या फिर समूह में, हम अपने समूह में बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। लेकिन देन आर मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मतलब किसी भी जानवर की स्पीसीज से ज्यादा हम एक दूसरे के साथ अपने झुंड में क्या होते हैं, इंसान अपने झुंड में अपने समूह के साथ ज्यादा फ्रेंडली होते हैं किसी भी जानवर के तुलना में। बट इन आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड। लेकिन जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा जो व्यवहार है, ठीक है, दोज आउटसाइड द हर्ड यानी हमारे समूह या हमारे जो जान पहचान के लोग हैं उनके बाहर के जो लोग हैं, मतलब जो हमारे समूह के बाहर के जो लोग हैं उनके प्रति जो हमारा एटीट्यूड होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज बीन डन बाय मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर्स। भले ही बहुत सारी चीजें करने के बाद मोरलिस्ट यानी नैतिकवादी जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा और जो धार्मिक गुरु होते हैं उनके द्वारा बहुत सारी चीजें करने के बावजूद जो हमारा एटीट्यूड है बाहरी लोगों के लिए, आवर इमोशन फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल। हमारे जो इमोशन होते हैं, हमारे जो भावनाएं होती है वो बहुत ज्यादा फेरोसियस होती हैं। फेरोसियस का मतलब हिंसक, घातक होती हैं, एनिमल्स की तरह, जानवरों की तरह। And our intelligence enable us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. और हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो बुद्धि है, हमें मतलब इस काबिल बनाता है कि हम अपने इस सारे इमोशंस को क्या कर सके, डिनाई कर सके, नजरअंदाज कर सके, उसको नकार सके, ठीक है। मतलब हम जानवरों की तरह ना हो सके अपने एटीट्यूड से। हमारा इंटेलिजेंस क्या करता है, जानवरों और इंसानों के बीच के जो मतलब एक सीमा है उसको हमसे अलग रखता है। मतलब इंसानों में हमारी इंटेलिजेंस ही है जो हमें जानवरों से अलग करती है। इसका मतलब होता है बहुत ही खूंखार जानवर, ठीक है। खूंखार जानवरों से हमें अलग करती है हमारा इंटेलिजेंस। इट मे बी होप्ड दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली। ये इसकी आशा की जा सकती है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, मतलब पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है, that the more humane attitude will in time come to prevail। कि मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बीतेगा, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे समय के साथ, तो हमारा जो एटीट्यूड है वो ज्यादा दयालु हो जाएगा, ठीक है। हम ज्यादा दयालु होते जाएंगे आगे के समय में। बट सो फार द ओमेन्स आर नॉट वेरी प्रोस्पिशियस। लेकिन अभी जो ओमेन्स है, ओमेन्स का मतलब होता है कि लक्षण, ठीक है, या फिर जो
जो इशारे मिल रहे हैं हमारे आसपास की घटनाओं से, वो बहुत अच्छे नहीं है। प्रोस्पिशियस का मतलब होता है शुभ नहीं है, शुभ जो संकेत हैं, ओमेंस का मतलब जो संकेत है हमारे आसपास के, वो अच्छे नहीं है, ठीक है। प्रोस्पिशियस मतलब शुभ नहीं है। All these different elements must be borne in mind in considering what idea have done most to help mankind, ठीक है। और इन सारे एलिमेंट्स, इन सारी चीजों को देखने के जो हमने अपने माइंड में कंसिडर की थी, जो हमने अपने माइंड में क्या किया था, सोचा था, तो इसमें से हम देखेंगे कि वो कौन सा आइडिया है जिसने माना जाता है कि सबसे ज्यादा मदद की, ठीक है। मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड मतलब सबसे ज्यादा किसने मदद की। The idea with which we shall be concerned may broadly divided into two kinds, ठीक है। तो वैसे विचार जिनके साथ हमारे बारे में सोचा जाता है, ठीक है, मतलब हम कैसे आगे बढ़े, हमें कंसर्न किया जाता है जिन आइडियाज के साथ, उनको मैं मतलब दो ब्रॉडली मतलब मुख्य रूप से दो टाइप्स में बांटूंगा, ठीक है। ऐसा राइटर बोलते हैं कि मैं उनको दो भागों में डिवाइड करूंगा, बांटूंगा। Those that contribute to knowledge and technique, पहला जो है वैसे आइडियाज जिन्होंने नॉलेज यानी ज्ञान और जो तकनीक है, जो टेक्निक है, उसको आगे बढ़ने में सहायता की, कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया। एंड जो दूसरा है those that are concerned with moral and politics, और दूसरा वो जिसने हमें मोरल यानी हमें नैतिक और पॉलिटिक्स यानी राजनीति के बारे में सिखाया, ठीक है। इन दो चीजों को मैं मुख्य रूप से लेके यहाँ पे चलूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा राइटर बोलते हैं, आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। जो पहला है जिस पे हम बात करेंगे वो है नॉलेज एंड टेक्निक, ठीक है, जिसने इंसान की काफी मदद की। The most important and difficult step were taken before the dawn of history. Dawn of history का मतलब होता है, dawn का मतलब होता है उदय या फिर शुरुआत, प्रारंभ, ठीक है। तो dawn of history, तो जो मोस्ट एंड डिफिकल्ट मतलब जो सबसे जरूरी और सबसे जो मुश्किल कदम था, वो हमारे हिस्ट्री यानी इतिहास के शुरुआती दौर में लिया गया था। At what stage language began is not known. किस स्टेज पे यानी कब जो है लैंग्वेज यानी भाषा, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, कब लैंग्वेज जो है उसकी शुरुआत हुई थी ये पता नहीं है। But we may be pretty certain that it began very gradually. लेकिन हम जानते हैं, मतलब हम निश्चित तौर पे ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत बहुत ही ग्रेजुअली हुई होगी। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। Without it, it would have been very difficult to hand on from generation to generation the invention and discoveries that were gradually made, ठीक है। और इसके बिना यानी भाषा के बिना ये बहुत ही मुश्किल होता कि अपनी डिस्कवरीज का मतलब होता है खोज, और इन्वेंशन का मतलब आविष्कार, जो धीरे धीरे हमने जो आविष्कार और खोज किए थे उसको हम अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाते, भाषा के बिना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता। 10 देखते हैं, अनदर ग्रेट स्टेप, और दूसरा जो बहुत बड़ा स्टेप था, विच में हैव कम इधर बिफोर और आफ्टर द बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज, जो या तो भाषा की शुरुआत के पहले या फिर भाषा की शुरुआत के बाद में लिया गया, was the utilization of fire, वो था फायर का उपयोग, ठीक है, मतलब आग का उपयोग करना। I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है कि जो आग का जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता होगा वो जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए किया जाता होगा जब हमारे एंसेस्टर यानी हमारे जो पूर्वज थे वो सो जाते होंगे तब, ठीक है। तो जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता होगा मुख्य रूप से। But the warmth must have been found agreeable, ठीक है। लेकिन बाद में उसकी जो गर्माहट थी आग की वो बहुत ही अच्छी लगने लगी थी उन लोगों को, मतलब एक्सेप्टेबल थी, तो उन लोगों ने आग का इस्तेमाल अपने लाइफ में, अपने जीवन में और ज्यादा करना सीख लिया। Presumably on some occasion a child got scolded for throwing the meat into the fire. Presumably का मतलब होता है संभवतः, ठीक है, मतलब हो सकता है कि किसी ओकेजन पे, किसी अवसर पे किसी बच्चे ने डांट खाई होगी फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू फायर, मतलब मीट के टुकड़े को आग में फेंक देने के लिए उसने डांट खाया होगा,
बट व्हेन इट वाज टेकन आउट इट was found to be much better। लेकिन जब उस मीट को आग से बाहर निकाला गया होगा और खाया गया होगा तो वो मतलब कच्चे मीट से अच्छा लगा होगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन। और इस तरह जो खाने को पका के खाने की जो इतिहास है वो शुरू हो गया। ठीक है, ऐसा मानना है। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। टेमिंग का मतलब होता है पालना। ठीक है, किसी जानवर को पालना को टेमिंग बोलते हैं। ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब पालतू जानवरों को पालने की जो प्रक्रिया है उसको टेमिंग बोलेंगे। स्पेशली द काउ एंड शीप, खास तौर पे जो गाय और जो भेड़ है उनको। मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। और इनको पालने से जो लाइफ थी, जो जीवन था, वो ज्यादा ही खुशनुमा हो गया था और बहुत ज्यादा सुरक्षित भी हो गया था। Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animal was not foreseen। ठीक है, बोल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है वैसे साइंटिस्ट, एक तरह से वैज्ञानिक जो मानव की जो इतिहास है वो कैसे शुरू हुआ उसके बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, मानव वैज्ञानिक बोलेंगे हिंदी में। हैव सम अट्रैक्टिव थ्योरी, उनके पास बहुत ही आकर्षक थ्योरी है। ठीक है, एक सिद्धांत है जिसमें उन्होंने मतलब ऐसा सिद्धांत है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। ठीक है, एनिमल्स यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स वाज नॉट फोर्सिन, मतलब ये शुरुआती दौर में नहीं था, हमेशा से ये चीज नहीं थी। बट द पीपल अटेम्प्ट टू टेम whatever animal their religions taught them to worship। ठीक है, लेकिन लोगों ने वैसे उस जानवरों को पालना शुरू किया। अटेम्प्ट टू टेम यानी उस जानवरों को पालने की शुरुआत की जिसकी उनके रिलीजन में, उनके धर्म ने उन्हें पूजा करना सिखाया। मतलब वे लोग उसी जानवरों को पालते थे जिस जानवर की वो पूजा करते थे। The tribes that worshipped lion and crocodiles died out। ठीक है, तो वैसे जनजाति, वैसे समाज जिन्होंने लायंस और क्रोकोडाइल्स की पूजा की वो मर गए, क्योंकि वो वर्शिप भी उनको करते थे और उन्हीं को पालते ही थे, तो वो क्या हो गए, खत्म हो गए। While those to whom the cow or sheep was sacred animal prospered। और उन्होंने मतलब वैसे जनजाति ने जिन्होंने काऊ और भेड़ जैसे जानवरों को पाला वो काफी फले फूले। प्रॉस्पर्ड का मतलब होता है फलना फूलना, समृद्धि पाना। ठीक है, आई लाइक दिस थ्योरी एंड इन द एंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस। और यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि मुझे ये जो थ्योरी है वो पसंद है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे भी ये सही लगती है। एंड द एंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस मतलब जो सबूत के अभाव में, फॉर और अगेंस्ट है, कि ना ही इसके मतलब सपोर्ट में कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, और ना ही इसके खिलाफ में। आई फील अ लिबर्टी टू प्ले विद इट। और इसलिए मैं बहुत ही आजाद महसूस करता हूँ इसके साथ खेलने के लिए। मतलब इस थ्योरी को मानने के लिए मेरे पास एक आजादी है, क्योंकि इसके अगेंस्ट भी कोई प्रूफ नहीं और ना ही इसके सपोर्ट में, तो मुझे इसके लिए फ्रीडम है, इसके लिए लिबर्टी है कि मैं इस थ्योरी का इस्तेमाल करूँ। Even more important than the domestication of animal was the invention of agriculture। ठीक है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ यानी जानवरों का जब मतलब पालने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था खेती, एग्रीकल्चर की खोज। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी खेती करना, उसकी जो इन्वेंशन थी, उसका जो आविष्कार था, वो एनिमल्स को पालने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। विच हाउएवर इंट्रोड्यूस्ड bloodthirsty practices in religion that lasted for many centuries। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे बहुत सारे ब्लड थ्रस्टी प्रैक्टिसेस यानी खून के प्यासे जो चलन थी उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, मतलब लोग अपनी खेती करने के लिए, अपनी फसल को ज्यादा से ज्यादा उगाने के लिए क्या करते थे, बलि देते थे। और इस तरह के जो चलन थे, जो प्रैक्टिसेस थे, वो आने लगी, बहुत ज्यादा मतलब चलन में आने लगी। Fertility rites tended to involve human sacrifice and cannibalism। फर्टिलिटी राइट्स का मतलब होता है कि मतलब ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए, जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए और फसल को ज्यादा उगाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उगाने के लिए यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाने लगा, मतलब इंसानों की बलि चढ़ाई जाने लगी और कैनिबलिज्म शुरू हो गया। कैनिबलिज्म का मतलब होता है कि इंसानों का मीट खाना।
ठीक है, उनको मार के उनका मीट खाना, इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस थी वो शुरू हो गई। फॉर मेनी सेंचुरीज, मतलब बहुत साल, मतलब बहुत सदियों तक ऐसी मतलब जो प्रैक्टिसेस थी वो चली। Moloch would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. मलोक जो है एक तरह का देवता है, ठीक है, जिसकी लोग पूजा करते थे और ऐसा समझते थे कि मलोक जो है जब तक कि मकई कॉर्न की फसल को तब तक नहीं बढ़ने देंगे जब तक कि उनको बच्चों का खून ना दिया जाए, ठीक है, बच्चों की बलि ना दी जाए। A similar opinion was adopted by evangelicals of Manchester in the early days of industrialization. मतलब कि ऐसे ही सेम, मतलब इसी तरह के ओपिनियन, इसी तरह के विचार को अडॉप्ट किया, अपनाया गया एवेंजेलिकल्स में ऑफ मैनचेस्टर इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, मतलब औद्योगिकीकरण के शुरुआती दिनों में इसी तरह के मतलब ओपिनियन को, इसी तरह के विचार को अपनाया गया था एवेंजेलिकल्स के द्वारा, ठीक है। एवेंजेलिकल्स जो थे वो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है, मतलब एक तरह से क्रिश्चियन के ही जो पार्ट होते हैं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वही थे, इसमें प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। इन्होंने इंडस्ट्रियलिज्म के दौरान, औद्योगिकीकरण के दौरान ऐसे ही विचारों को अपनाया था। When they kept 6-year-old children, जिसमें वे लोग 6 साल के बच्चे को काम पे रखते थे, वर्किंग 12 to 14 hours a day, और उससे 12 से 14 घंटे एक दिन में काम करवाते थे, इन कंडीशन दैट कॉज मोस्ट ऑफ देम टू डाई, और ऐसी कंडीशन में कराते थे जिससे कि ज्यादातर बच्चे क्या होते थे, मर जाते थे। It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infants, ठीक है। और आज के दिनों में ऐसा डिस्कवर किया जा चुका है, ऐसा खोज की जा चुकी है, मतलब ऐसी खोजें आ चुकी हैं जिससे जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो बढ़ेगा भी, और जो कॉटन गुड्स यानी सूती के जो सामान है, मतलब सूती के वस्त्र या फिर जो जितने भी कॉटन से गुड्स बनते हैं वो सारे बनाए जा सकते हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है उत्पादन करना, उनको बनाया जा सकता है बिना किसी मतलब बिना किसी बलि के, सीधे तौर पे हम बोलेंगे यहाँ पे बिना किसी बच्चे के बलि चढ़ाए हुए भी हम अनाज को उगा सकते हैं, कॉटन गुड्स को बना सकते हैं। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब ग्रेन अनाज के केस में देखा जाए तो जो डिस्कवरी है उसने हजारों साल लिया, मतलब उसकी जो खोज है, मतलब फसल को ज्यादा से ज्यादा कैसे उगाया जाए, इस खोज में मतलब लोगों को हजारों साल लग गए। इन द केस ऑफ कॉटन गुड्स हार्डली अ सेंचुरी, लेकिन कॉटन गुड्स को खोज मतलब कैसे ज्यादा से ज्यादा उनका उत्पादन किया जाए, कैसे उनका सामान अच्छे से बनाया जाए, इनको 1 सेंचुरी भी नहीं लगा, मुश्किल से 1 सेंचुरी लगा, मतलब 100 साल मुश्किल से लगे। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, और इसलिए शायद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ प्रोग्रेस हुआ है दुनिया में। नेक्स्ट है 13, और ये लास्ट हमारा पैराग्राफ है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, और जो सबसे जो मतलब महान जो इन्वेंशन था, प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, मतलब कि जो सबसे महान ऐतिहासिक जो आविष्कार था वो था आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी लिखने की कला, विच वॉज इंडीड अ प्री रिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री, जो कि वास्तव में क्या थी, हिस्ट्री की जरूरत थी। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है जरूरत। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली, ठीक है, मतलब कि जो लिखने की जो कला है वो भी स्पीच की तरह यानी बोलने की कला की तरह ही बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुई, विकसित हुई। And in the form of pictures designed to convey a message, it was probably as old as speech. और in the form of यानी पिक्चर्स के द्वारा, पिक्चर्स डिजाइन के द्वारा अपने मैसेज, अपने विचारों को, अपने मतलब अपने भावनाओं को व्यक्त करने, कन्वे का मतलब किसी तक पहुंचाने का जो रास्ता था वो मतलब पिक्चर से हम करते थे शुरुआती दौर में। और इसने भी ऐसे मतलब ये जो डिजाइन ऑफ पिक्चर्स के द्वारा अपनी बातों को समझाने का जो तरीका है वो स्पीच की तरह यानी भाषा की तरह ही ग्रेजुअली है और उतना ही पुराना भी है।
but from pictures to sorry but from pictures to syllable writing and thence to the alphabet was a very slow evolution. लेकिन पिक्चर से यानी अपनी भावनाओं अपने विचारों को पिक्चर से सिलेबल यानी शाब्दिक राइटिंग में, सिलेबल का मतलब कोई शब्द लिख के समझाने से, और उसके बाद अल्फाबेट तक पहुंचने में ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो बहुत स्लो एवोल्यूशन था, बहुत स्लो, बहुत धीरे विकास था। मतलब इसका विकास जो है बहुत धीरे धीरे लगा, मतलब हजारों सालों में ऐसा हुआ। इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन, और चाइना में जो लास्ट स्टेप था वो कभी नहीं लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली इस पैराग्राफ में राइटर बोलते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण जो इन्वेंशन था वो क्या था, आर्ट ऑफ राइटिंग। और आर्ट ऑफ राइटिंग जैसे बोलना इंसानों ने बहुत धीरे धीरे सीखा, वैसे ही लिखना भी इंसानों ने बहुत ही धीरे धीरे सीखा। ठीक है, और शुरुआती दौर में इंसान अपने विचारों को, अपने भावनाओं को क्या करते थे, पिक्चर्स के द्वारा दूसरे तक पहुंचाते थे। उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने अल्फाबेट्स जैसे मतलब जो हम पढ़ते हैं अभी अल्फाबेट्स, उनमें धीरे धीरे ये जो विकास था वो बहुत ही धीरे था। ठीक है, और चाइना में ये जो लास्ट स्टेप था वो कभी नहीं लिया गया। सो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना। और आपको अगर और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।